हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट जोधपुर और मेरा नाम है शैली गुरवानी। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आईयूपीएसी नाम और आईयूपीएसी नेम से फॉर्मूला को डिजाइन करना, है ना। आपको आईयूपीएसी नाम दिया हुआ है, फॉर्मूला हमें बनाना है। तो ये सब तो हम पढ़ चुके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इन शॉर्ट आइसोमेरिज्म, यानी कि समावयवता को डिस्कस करने वाले। संकुल यौगिकों में समावयवता। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये समावयवता होती क्या है, तो जैसे तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है आइसोमेरिज्म, समावयवता, तो हम कहेंगे समावयवता मतलब एक सेकेंड तो बच्चों समावयवता मतलब तो हम कहेंगे भाई समावयवता यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका अणुसूत्र समान है लेकिन भौतिक गुण, रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ब्यूटीन C4H8 ऑर्गेनिक के हिसाब से बोलूँ तो C4H8 ब्यूटीन, तो तुम कहोगे मैडम 1 ब्यूटीन है कि 2 ब्यूटीन है कि 2 मिथाइल प्रोपीन है, आइसोब्यूटिलीन है ना। 3 अलग अलग बॉटल में रख सकता हूँ मैं, आप तो ब्यूटीन कह रहे हो, कौन सा ब्यूटीन। तो इन तीनों के फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना, डेंसिटी, भौतिक अवस्था, सब कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती। फॉर्मूला तीनों का एक ही है, C4H8 ब्यूटी। तो आइसोमेरिज्म समावयवता मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान है, भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न है। क्योंकि इनमें, अगर मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात करूं तो क्योंकि इनमें एटम्स की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। अब वो अगर संरचना की वजह से भिन्न भिन्न है तो संरचनात्मक समावयवता, और त्रिविम आकाश में परमाणु की व्यवस्था भिन्न भिन्न है तो फिर त्रिविम समावयवता। तो इतनी बात क्लियर है कि संकुल यौगिकों में समावयवता से क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे भाई ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है लेकिन, तो भाई लेकिन परमाणु की व्यवस्था क्या है, भिन्न भिन्न है। परमाणुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे, भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं तथा यह घटना, है ना, इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, यह परिघटना समावयवता कहलाती है। क्या इतनी बात क्लियर है कि समावयवता किसे कहते हैं। और संकुल की बात करें ना तो संकुल यौगिकों में समावयवता किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे भाई ऐसे संकुल यौगिक जिनमें अणुसूत्र तो समान है, एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, आपसे मान लो ऐसे पूछ ले कि भाई संकुल यौगिकों में ऐसा करो, समावयवता का कारण बता दो। भाई संकुल यौगिकों में समावयवता का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आइसोमेरिज्म, तो हम कहेंगे 2 पॉसिबिलिटी है भाई। क्या पॉसिबिलिटी है, तो पहले समावयवता क्लियर, समावयवता समझ में आ गया, अणुसूत्र समान होगा, मतलब मैं तुम्हें एक ही फॉर्मूला दूंगी, तुम कहोगे मैडम 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि 15 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो वो सब समावयवी, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स तुम बनाओगे ना वो सब समावयवी। इस घटना को क्या बोलेंगे, समावयवता। अब समावयवता का कारण बताओ, तो हम कहेंगे या तो एटम्स की व्यवस्था, अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, कहीं संकुल के अंदर लिखा है कहीं बाहर लिखा है, या फिर त्रिविम आकाश के अंदर वो व्यवस्था भिन्न भिन्न है। तो 2 वजह हो सकती, त्रिविम आकाश में, है ना, 3D के अंदर अगर एटम्स का पोजीशन डिफरेंट है तो त्रिविम समावयवता, और संरचना में थोड़ी बहुत भिन्नता आ जाती है तो संरचनात्मक समावयवता। तो आपसे पूछा जाएगा कि संकुल यौगिकों में समावयवता का कारण बताओ, तो बच्चों आपको 2 रीजन लिखने हैं संकुल यौगिकों में समावयवता का। पहला, ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, संरचना में परिवर्तन के कारण, संरचना में परिवर्तन के कारण समावयवता हो सकती है। ठीक है भाई, संरचना में परिवर्तन के कारण। और दूसरा तो आपको बताना है त्रिविम आकाश में, त्रिविम आकाश में परमाणुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण। ठीक है, तो त्रिविम आकाश में परमाणुओं की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण।
ठीक है। अब बच्चों अगर 3D में अलग अलग अरेंजमेंट है, त्रिविम आकाश में अगर परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न है तो हम बोलेंगे त्रिविम समावयवता। और अगर संरचना में डिफरेंट है, जो ये आगे पढ़ेंगे हम, तो हम बोलेंगे संरचनात्मक समावयवता। कैसे? तो देखो, संकुल में समावयवता जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला संरचनात्मक समावयवता, ठीक है बच्चों, पहला है संरचनात्मक समावयवता, ठीक है भाई, संरचनात्मक समावयवता। और दूसरा त्रिविम। अब संरचनात्मक समावयवता कौन कौन सी है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इसके पार्ट्स। तो बच्चों सबसे पहला है आयनन समावयवता, ठीक है, आयनन समावयवता इंग्लिश में लिखना है तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है इसी का पार्ट, तो सेकंड है बच्चों हाइड्रेट समावयवता, और हाइड्रेट को आपको लिखना है विलायक योजन, है ना, विलायक योजन सॉल्वेशन समावयवता, ठीक है। हाइड्रेट हो गया, आयनन हो गया। थर्ड पार्ट, तो थर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधन समावयवता, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन, समन्वय समावयवता, ठीक है, तो समन्वय समावयवता। इसके अलावा भी तुम्हें दो समावयवता पढ़ने को मिलेगी बच्चों। इसके अलावा आपको दो आइसोमेरिज्म पढ़ने को मिलेगी, एक लीगेंड आइसोमेरिज्म, लीगेंड समावयवता, एक कोऑर्डिनेशन पोजीशन, समन्वय स्थिति समावयवता। लेकिन एनसीईआरटी में फिलहाल ये चार ही हैं, तो हम इन चारों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो भाई ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो हम कहेंगे 3D में दो ही पॉसिबिलिटी है। पहला ज्यामिति समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ऑप्टिकल प्रकाशिक समावयवता, और आपको नाम दे रखा है हिंदी में ध्रुवण, ठीक है। तो बच्चों ध्रुवण और प्रकाशिक एक ही है, तो ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवता, ध्रुवण या प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। समावयवता क्लियर? तो हम यहाँ समावयवता मतलब संकुल योगी जिनका अणु सूत्र समान है, उनका फॉर्मूला तो एक ही मिलेगा, ठीक है। अब हो सकता है एटम्स को आगे पीछे लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अलग है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ है, आपने पोजीशन बदल दी, परमाणुओं की व्यवस्था बदल दी, है ना, संरचना बदल दी, तो संरचनात्मक समावयवता। 3D के अंदर भी, है ना, 3D के अंदर भी हम सेल्स पढ़ेंगे, ट्रांस पढ़ेंगे, दर्पण प्रतिबिंब भी पढ़ेंगे। तो त्रिविम आकाश में परमाणु अणुओं या आपका जो भी लीगेंड है उसकी व्यवस्था भिन्न भिन्न है, तो हम कहेंगे ओके भाई 3D वाली त्रिविम समावयवता, ठीक है। अब संरचना में परिवर्तन हो गया या त्रिविम आकाश में परिवर्तन हो गया, उसके आधार पर हमने दो में बांट दी। अब संरचनात्मक समावयवता तो हम कहेंगे भाई आयनन भी होती है, हाइड्रेट भी होती है, बंधन भी होती है, समन्वय भी होती है, लीगेंड भी होती है, बहुलीकरण भी होती है। अच्छा, लीगेंड आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन और कोऑर्डिनेशन पोजीशन, तीन और मिलेंगी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में यही है, तो हमें इसी में से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसको डिस्कस करेंगे। फिर त्रिविम तो हम कहेंगे ज्यामिति और प्रकाशिक, या फिर आप ध्रुवण कह दो, ऑप्टिकल कह दो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इन चार आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आयनन समावयवता। अब बच्चे नाम से क्या लगा, आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो हम कहेंगे आयनन समावयवता मतलब संकुल का सूत्र, अणु सूत्र तो एक समान है, वे संकुल जिनका रासायनिक सूत्र फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन जलीय विलयन में आयन अलग अलग है ना। अब आयनों की संख्या अलग अलग हो, चाहे आयन की प्रकृति अलग अलग हो, दोनों आयनन समावयवी माने जाए। मान लो एक संकुल है वो 2 ही क्लोराइड दे रहा है और एक क्लोराइड दे रहा है, तब भी आयोनाइजेशन आइसोमर्स ही मानना है। तो आयनों की संख्या हो या फिर आयनों की प्रकृति, मतलब एक क्लोराइड दे रहा है, एक ब्रोमाइड दे रहा है, तो आयनन समावयवी बोलेंगे। कैसे? तो दोनों उदाहरण आएंगे अभी। तो ऐसे संकुल जिनका रासायनिक सूत्र समान है परंतु ये जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते।
एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है, उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ये संकुल है प्लैटिनम NH3 होल टू Cl2 और बाहर है Br2, ठीक है। और दूसरा संकुल मेरे पास ये है प्लैटिनम NH3 होल टू Br2 और बच्चों बाहर है Cl2। अब ये मैंने तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, इनमें तुम देखो क्या दोनों में एक एक प्लैटिनम है, तो हम कहेंगे हाँ। दो दो अमोनिया है तो बिल्कुल है, दो Cl है तो हाँ है, दो Br है तो है। और तुम्हें लगेगा मैडम यहाँ तो दो Br लीगेंड है और यहाँ दो Br साधारण आयन है, यहाँ Cl2 दो क्लोरीन लीगेंड है और वहाँ दो Cl जो है वो साधारण आयन है। तो बिल्कुल व्यवस्था भिन्न भिन्न है, परमाणु की व्यवस्था भिन्न भिन्न है, संरचना भिन्न भिन्न है, ठीक है। कैसे? तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो सूत्र समान है तो हम कहेंगे हाँ सूत्र समान है। अब बच्चों जलीय विलयन, तो ठीक है हम ऐसा करते हैं पहले वाले का जलीय विलयन बनाते हैं। मान लो उदाहरण 1 है, इसको ले लिया। तो देखो प्लैटिनम NH3 होल टू Br2 और बाहर है Cl2 और हमने बना दिया जलीय विलयन, ठीक है। अब जलीय विलयन में क्या होगा, तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रखो और बाहर क्या है, तो हम कहेंगे ये वाला संकुल क्लोराइड आयन देगा। कितने क्लोराइड आयन देगा? 2। तो हम कहेंगे ये संकुल 2 क्लोराइड आयन देगा। अब 2 क्लोराइड आयन है बाहर, तो संकुल का आवेश कितना है, तो हम कहेंगे +2। बाहर Cl माइनस तो संकुल का आवेश कितना हो गया, +2, है ना। संकुल धनायन कह दो। अब संकुल के अंदर कौन है, तो हम कहेंगे देखो एक तो प्लैटिनम है, 2 NH3 है और अंदर Br2 है, ठीक है। तो आपको लगा कि भाई ये वाला संकुल जो है ना वो क्लोराइड आयन दे रहा है, ठीक है। यहां चेक करें तो देखो दूसरा संकुल चेक करते हैं, ये वाला। तो मैंने ले लिया प्लैटिनम NH3 होल टू, इस बार अंदर Cl2 है और बाहर Br2 है, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि लो पानी में घोल दो संकुल को, जलीय विलयन ले लो। तो बच्चे जलीय विलयन लेते ही क्या होगा, तो हम कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर इस बार कौन है, Br माइनस, तो 2 ब्रोमाइड आए, ठीक है। और संकुल के अंदर कौन है, तो प्लैटिनम NH3 होल टू और हमारे पास क्या है, Cl2, ठीक है। थोड़ा क्लीन करके लिख लेते हैं इसको। प्लैटिनम NH3 होल टू, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास प्लैटिनम NH3 होल टू और Cl2, ठीक है। और बाहर है ब्रोमाइड माइनस और संकुल का आवेश है +2, ओके। अब हमें क्या कैसे पता चलेगा भाई, आपको पानी में ना तो क्लोराइड दिखना है ना पानी में ब्रोमाइड दिखना है ना। आप तो ये कहोगे कि मुझे क्या पता इसमें क्लोराइड है इसमें ब्रोमाइड है, तो टेस्ट कर लो। तो बच्चों अगर पहला वाला कॉम्प्लेक्स है ना, और अगर हम इसमें क्या करें, हम इसमें AgNO3 मिलाएं, ठीक है। AgNO3 मिलाओ तो तुम देखोगे AgNO3 Ag+ आयन देगा। AgNO3 क्या करेगा, Ag+ आयन देगा। तो Ag+ और यहाँ है Cl माइनस, क्या बनेगा, तो हम कहेंगे AgCl। और AgCl का अवक्षेप कैसा है, तो हम कहेंगे व्हाइट PPT। तो अगर मैंने इस संकुल को मैंने पानी में घोला और मैंने सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो मुझे AgCl मिला, है ना। और मुझे कैसे पता चलेगा AgCl है, तो बच्चे AgCl का जो अवक्षेप है, डाउन एरो मतलब नीचे जमा हो जाएगा, तो अवक्षेप जो है वो व्हाइट होता है, तो AgCl श्वेत अवक्षेप। और ये वाला संकुल, इसको मैंने पानी में घोला और अगर मैं इसमें AgNO3 मिलाऊं, AgNO3 मिलाने पर तो मुझे क्या लगेगा कि इस बार तो AgBr बना है। पता कैसे चलेगा AgBr है, तो बच्चों AgBr का पीला अवक्षेप होता है, येलो PPT। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो, इन दोनों संकुल में देखो तो हम कहेंगे रासायनिक सूत्र एक समान है, दोनों में एक प्लैटिनम है, 2 अमोनिया है, Cl2 है, Br2 है, बस आगे पीछे का फर्क है। तो आगे पीछे का फर्क है, तो जो बाहर है वो साधारण आयन है और जो अंदर है वो लिगेंड है। तो ऊपर वाले में क्लोराइड आयन सिंपल आयन है
और नीचे वाले में ब्रोमाइड आयन सिंपल आयन है, साधारण आयन है, काउंटर आयन है, आयनिक मंडल है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में AgNO3 मिलाया तो वो AgCl बना रहा है सफेद अवक्षेप। सेकेंड में AgNO3 मिलाया तो वो AgBr बना रहा है येलो PPT। तो हम कहेंगे फॉर्मूला तो एक ही था, लेकिन टेस्ट अलग अलग क्यों है? क्योंकि टेस्ट अलग अलग इसलिए क्योंकि इनकी संरचना अलग अलग है। पहले वाले में क्लोराइड आयन मुक्त है, दूसरे में ब्रोमाइड आयन मुक्त है, तो इनके जलीय विलयन में आयन अलग अलग है। तो पक्का ये क्या है? ये आयनन समावयवी है। तो इतनी बात क्लियर है, अणु सूत्र तो समान है लेकिन टेस्ट अलग अलग आ रहे। तो फॉर्मूला एक है, टेस्ट अलग आ कैसे सकता है? चीज़ तो एक ही है। तो हम कहेंगे चीज़ एक है लेकिन उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया कैसे? हमें कैसे पता उन्होंने कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया? तो कॉम्प्लेक्स उन्होंने इस तरह से बनाया है कि यहाँ ब्रोमाइड आयन जो है वो संकुल नहीं बना पाया, लिगेंड नहीं बन पाया, और यहाँ क्लोराइड आयन संकुल के अंदर नहीं आ पाया, वो साधारण आयन के रूप में रह गया। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। तो आयनन समावयवता के उदाहरण, और हेडिंग तो लिखा हुआ है हमारे पास। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कोबाल्ट NH3 होल 5 Br, और यहाँ है SO4, और दूसरा जो है वो है कोबाल्ट NH3 होल 5 SO4, और बाहर है Br। अब आपको लगेगा 5-5 अमोनिया तो लीगेंड है। देखो धातु सेम है, दोनों में कोबाल्ट है, इधर भी 5 अमोनिया लीगेंड है, उधर भी 5 अमोनिया लीगेंड है। इधर ब्रोमीन, तो ब्रोमीन मोनोडेंटेट है, और सल्फेट तो मैंने पिछली क्लासेस में सिखाया था कि भाई सल्फेट जो होता है वो फ्लैक्सीडेंट होता है ना। फ्लैक्सीडेंट मतलब जरूरत पड़ी तो मोनोडेंटेट, जरूरत पड़ी तो बाइडेंटेट। कितने बॉन्ड की जरूरत है? तो फिलहाल तो हमारे को एक ही बॉन्ड की जरूरत है, 5 तो हो गए, सल्फेट से एक मिल जाएगा 6 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे ओके यहाँ मोनोडेंटेट है। फिलहाल मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि क्या दोनों का अणु सूत्र समान है? तो हम कहेंगे हाँ देखो भाई ध्यान से, दोनों में एक एक कोबाल्ट है ना, दोनों में एक एक कोबाल्ट के बाद में क्या है? 5-5 अमोनिया है, Br भी है और SO4 भी। अब मैंने कहा कि लो इसका जलीय विलयन बना दो। ठीक, तो बच्चे अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे है ना, और फिर इसका भी जलीय विलयन बना दो, तो दिमाग लगाओ, पहले वाले में तुम्हें कौन सा आयन मिलेगा? सोचो। तो हम कहेंगे अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो हमें सल्फेट आयन मिलेगा, CONH3 होल 5 Br, और बाहर क्या है? सल्फेट -2, इसलिए संकुल हो गया +2। और जब मैं इसके जलीय विलयन की बात करूं तो मुझे मिलेगा CONH3 होल 5 सल्फेट, सल्फेट अंदर ही रह गया, बाहर Br माइनस है, इसलिए संकुल +1 है। तो ध्यान से देखो, ये सल्फेट आयन देगा, वो Br माइनस देगा, है ना। अगर बच्चे मैं इसमें क्या मिला दूं अगर मैं इसमें BaCl2 मिला दूं, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में अगर मैं BaCl2 मिलाती हूँ तो बच्चों BaSO4 बनेगा, और BaSO4 का अवक्षेप याद है क्या? BaSO4 है ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है पानी में, तो इसका श्वेत अवक्षेप होता है। तो BaSO4 का वाइट PPT बनेगा। और अगर मैं इधर क्या करूं, इधर मैं AgNO3 मिलाऊं, अलग चीज मिला दूं, तो मुझे यहां मिला AgBr, और AgBr का अवक्षेप कैसा है? तो हम कहेंगे येलो PPT, पीला अवक्षेप। क्लियर? तो दोनों का टेस्ट ही अलग अलग है। इधर AgBr मिलाओगे तो कुछ नहीं, उधर BaSO4 मिलाओगे तो कुछ नहीं, है ना, कोई कलर वलर नहीं आएगा। तो हम कहेंगे भाई यहाँ वाइट आ रहा है, यहाँ येलो आ रहा है, यानी टेस्ट अलग अलग है। अब टेस्ट कैसे अलग अलग है? फॉर्मूला तो सेम लग रहा था, तो फॉर्मूला भले ही सेम है, प्रेडिक्ट करेंगे ना भाई कोबाल्ट कितने, अमोनिया कितने, तो सबका फॉर्मूला सेम है, लेकिन संरचना अलग अलग है। कैसे? तो हम कहेंगे जलीय विलयन में आयन अलग अलग है। तो ऐसे संकुल जो जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स आयनन समावयवी कहलाते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला समावयवता क्लियर। सेकेंड है बच्चों हाइड्रेट समावयवता, और हम इसे विलायक योजन समावयवता भी कहते हैं। अब हाइड्रेट मतलब विलायक के रूप में पानी होना चाहिए, तभी तो हमने लिखा है हाइड्रेट। ठीक है, तो जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार की समावयवता
हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। यह आयनन समावयवता के समान है, या मैं ऐसा कह दूं यह एक विशेष प्रकार की आयनन समावयवता है। ध्यान रखना, सवाल बनेगा, जितने भी हाइड्रेट समावयवी है ना, एक्चुअली वो आयनन समावयवी ही है। यह एक विशेष प्रकार की आयनन समावयवता है। बस फर्क इतना है कि इसमें बाहर वाले आयन सेम होंगे, लेकिन संख्या जो है ना वो अलग अलग होगी। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें जो आपके आयन्स होंगे, मतलब Cl है तो Cl ही मिलेगा हर बार, लेकिन संख्या अलग अलग होगी। तो जब मैंने आपको आयनन समावयवता पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते तब भी आयनन समावयवी, और अगर आयनों की संख्या भिन्न भिन्न है तब भी आयनन समावयवी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, मान लो विलायक योजन समावयवता और आयनन समावयवता में फर्क कितना है, तो हम कहेंगे इसमें एक समावयवी में विलायक अणु धातु आयन से लीगेंड के रूप में सीधा बंधित रहता है, और दूसरे समावयवी में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप से विद्यमान रहता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है तुम्हें लगेगा तो कहानी समझ में नहीं आ रही है। देखो, इसको एग्जाम्पल लेके समझाते हो। देखो, मान लो तुम्हारे पास ये है CrCl3.6H2, अणु सूत्र तो आ गया। एक क्रोमियम है, 3 क्लोराइड है और 6 जल के अणु है। ठीक है, अब अगर तुम इसको क्रिस्टलाइज करोगे तो 3 अलग अलग क्रिस्टल बन रहे हैं। ठीक, तो हम कहेंगे CrCl2.6H2O 3 रूपों में, प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है। ठीक है भाई, 3 फॉर्म कौन से हैं बच्चों इसके? CrCl3.6H2O नेचर में 3 फॉर्म्स में, 3 रूपों में पाया जाता है। 3 रूप कौन से? तो देखो, हम देखते हैं इसके कलर्स। तो पहला है CrH2O6 और बाहर Cl3। दूसरा तो बच्चे CrH2O5, अंदर एक Cl, बाहर Cl2। तो तुम कहोगे टोटल जल के अणु कितने? तो बच्चे टोटल जल के अणु तो तुम्हारे पास 6 है ना, तो हम कहेंगे 6 तो 5 तो ये हो गए, एक H2। और तीसरा, तो बेटा तीसरा तुम्हारे पास है CrH2O4, Cl2, एक Cl.2H2। अब सुनो, इसके एक रूप में विलायक अणु, ये इसका एक रूप ही रहा, विलायक अणु लीगेंड के रूप में विद्यमान है ना, पूरा का पूरा विलायक जो है वो लीगेंड के रूप में। लेकिन दूसरे समावयवी में विलायक अणु क्या है? क्रिस्टलीय जल के रूप में या मुक्त रूप से विद्यमान है। देखो ये, तो इन तीनों का फॉर्मूला जांचो तो तुम्हें लग रहा है कि तीनों में एक एक Cl है ना बच्चे, तीनों में एक एक Cl है, लेकिन इन तीनों में क्या है? 6 वाटर है और इन तीनों में Cl है। लेकिन एक रूप में विलायक जो है वो लीगेंड के रूप में है, जबकि दूसरे रूप यानी दूसरे समावयवी में विलायक जो है वो लीगेंड भी है और फ्री स्टेट में भी है, लीगेंड भी है और फ्री स्टेट में भी है, संख्या अलग अलग। अब ये तीनों, अच्छा अब इनके कलर की बात करें बच्चों तो नेचर में आपको देखना है इनके कलर्स कैसे हैं। तो ये पहला तो आपको मिलेगा ब्लू, ठीक है, दूसरा मिलेगा ब्लू ग्रीन, इसका रंग कैसा है? तो हम कहेंगे ये है ब्लू ग्रीन, और ये जो तीसरा है बच्चों ये है डार्क ग्रीन। तो हम कहेंगे फॉर्मूला तो एक है, 3 अलग अलग कलर कैसे लाए, है ना, 3 हर बार अलग अलग कलर में क्रिस्टलाइज होता है। तो ये तब पॉसिबल है जब ये इस रूप से, यहाँ जल के अणु संख्या 6 है ना, लीगेंड की प्रकृति बदल गई। देखो एक लीगेंड Cl आ गया, यहाँ 2 लीगेंड Cl आ गए, यहाँ सारे के सारे 6 के 6 क्या है? तो हम कहेंगे 6 के 6 आपके क्या बोलते हैं, वाटर है। ठीक है, तो ये ब्लू, ब्लू ग्रीन या डार्क ग्रीन, ब्लू या वॉयलेट लिख सकते हो, एक ही बात है, कलर वही लिखते हो ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा, है ना। तो ब्लू या वॉयलेट ये। अब ध्यान से देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो हम एक तो कलर से पता चल जाएगा। अब पहला वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, जो मैंने ये पहला संकुल लिखा है, अब इसमें चाहिएगा मुझे 3 मोल AgNO3। बोलो चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? 3 मोल AgNO3, क्योंकि तुम्हें पता है 3 क्लोराइड छोड़ेगा, 3 क्लोराइड छोड़ेगा तो मुझे 3 Ag+ चाहिए।
तो ये 3 AgCl को प्रेसिपिटेट करेगा, है ना, 3 मोल AgCl का अवक्षेप देगा। तोल लेंगे हम, अवक्षेप आएगा, उसको तोलने में क्या है, वेट निकाल लेंगे। यहां देखो, अगर ये है इसका जलीय विलयन की बात कर रही हूं मैं, है ना, तो पहले सीधा कैसे डाल दें, तो पहले इसका जलीय विलयन बनाऊं और जलीय विलयन में 3 मोल AgCl चाहिएगा, 3 मोल AgNO3 चाहिएगा और 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा। यहां देखें तो बच्चों इसके जलीय विलयन में मुझे 2 मोल AgNO3 की आवश्यकता होगी और ये 2 मोल AgCl को क्या करेगा, अवक्षेपित करेगा। ठीक है, और यहां तो बच्चे यहां आएगा 1 मोल, इसके जलीय विलयन में मुझे 1 मोल AgNO3, है ना, जलीय विलयन लिखना जरूरी है भाई हर बार, ऐसे तो आएगा नहीं, सॉलिड स्टेट में तो टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, जलीय विलयन में 1 मोल AgNO3 की आवश्यकता रहेगी, है ना, और ये करेगा क्या, तो हम कहेंगे ये 1 मोल AgCl को अवक्षेपित करेगा। ठीक है, तो ये नेचर में 3 रूपों में पाया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी भाई यही क्यों ले रहे हो, आप ऐसा भी कुछ बना लेते कि हम क्या करें, Cr, है ना, Cr ले लें और वाटर कितने हैं 6 है, तो हमने क्या किया, मान लो 3 वाटर तो अंदर ले ली, ठीक है, 4 थे ना, 3 ले लिए, तीनों Cl अंदर ले ली, डॉट H2 ऐसा ले लेते हैं। तो अब तुम मुझे बताओ क्या ये आयन देगा, ये कोई आयन देगा, तो हम कहेंगे नहीं इसमें आयन गया, आयन तो कुछ नहीं। हाइड्रेट समावयवता में कॉन्सेप्ट क्या था, हाइड्रेट समावयवता में था कि जलीय विलयन में, है ना, क्या होने चाहिए, आयंस की संख्या भी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था हाइड्रेट समावयवता क्या है, विशेष प्रकार की आयनन समावयवता है जिसमें संकुल के जलीय विलयन में, संकुल के जलीय विलयन में आयनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, जलीय विलयन में आयनों की संख्या अलग अलग होती है, यूं तो नहीं आयन ही नहीं। ठीक है, आयनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, सारे हाइड्रेट समावयवी, है ना, जितने भी हाइड्रेट समावयवी है ना, वो सब के सब आयनन समावयवी है, क्योंकि उनके जलीय विलयन में आयनों की संख्या अलग अलग है। देखो ये 3 क्लोराइड देगा, ये 2 क्लोराइड देगा, ये 1 Cl देगा, है ना, लेकिन ये तो तुम कहोगे ये हाइड्रेट समावयवी नहीं है, सॉरी यहाँ मुझे 3 लिखना चाहिए था ना, वाटर। ठीक है, ये तो बच्चे ये हाइड्रेट समावयवी नहीं है, क्यों नहीं है भाई, तो हम कहेंगे आयनों की संख्या अलग अलग होनी चाहिए थी, आयन तो है ही नहीं, ये तो पूरा ही एक आपने कॉम्प्लेक्स रूप में बांध दिया इसको। ठीक है, तो ये हाइड्रेट समावयवी नहीं है। ये हो सकता है संकुल, उसमें हम मना नहीं करेंगे, ऐसा संकुल नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये आपस में इसका समावयवी नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने पहली शर्त लिखाई थी कि आयनन समावयवता का स्पेशल केस है। हाइड्रेट समावयवता क्या है, आयनन समावयवता का विशेष रूप है, तो इसमें क्या आयन है, सब आयन है ही नहीं, है ना, ये हाइड्रेट समावयवी नहीं है क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं है ना, क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं है। ठीक है, ये एक सिंपल कंपाउंड है आपका, कोई आयन नहीं है। क्लियर, ये ऐसा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें 2 टेस्ट चाहिए था, अलग अलग संख्या चाहिए थी, तो वो नहीं है इसलिए। ठीक है, तो मैं ऐसा कह दूं कि भाई जितने भी हाइड्रेट समावयवी है वो सब के सब आयनन, लेकिन सभी आयनन समावयवी हाइड्रेट नहीं है, क्योंकि सारे आयनन समावयवी में पानी हो, जल का अणु क्रिस्टलीय जल के रूप में हो, मुक्त रूप में हो, उसकी तो गारंटी नहीं। आपने हाइड्रेट समावयवी में क्या लिखा था कि विलायक योजन समावयवी में केवल इतना अंतर है कि एक समावयवी में विलायक अणु लीगेंड के रूप में, मतलब एक समावयवी ऐसा होगा कि सारे विलायक, सारे जल के अणु लीगेंड के रूप में, तो हमने कहा था H2O6, और दूसरे में क्या कहा था, विलायक अणु संकुल के साथ क्रिस्टलीय जल के रूप में मुक्त अवस्था में होते हैं, तो हमने कहा था .H2O.H2, ये फर्क था। तो बच्चों आप ऐसा कह सकते हैं, नोट करके आपको लिखना है, कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकता है, अर्थात सभी हाइड्रेट समावयवी, जितने भी आपके
हाइड्रेट समावयवी हैं। सभी हाइड्रेट समावयवी क्या है? तो बच्चों सभी हाइड्रेट समावयवी आयनन समावयवी है। सभी हाइड्रेट समावयवी आयनन समावयवी है, परंतु सभी आयनन समावयवी हाइड्रेट समावयवी नहीं है। सभी आयनन समावयवी हाइड्रेट समावयवी नहीं है। अभी बात समझ में, सिंपल सी चीज़ है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आयनन समावयवी क्लियर, हाइड्रेट समावयवी क्लियर। आयनन में क्या होगा? तो आयन ही अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ब्रोमाइड, क्लोराइड, है ना, इस तरह से। हाइड्रेट में क्या होगा? तो हम कहेंगे मे बी आयन सेम है लेकिन संख्या अलग अलग है। हाइड्रेट में स्पेशल केस क्या है? तो वाटर लिगेंड और वाटर क्रिस्टलीय जल, इनकी संख्या अलग अलग होगी, है ना। यहाँ वाटर लिगेंड 6, यहाँ वाटर लिगेंड 5, क्रिस्टलीय 1, यहाँ वाटर लिगेंड 4, क्रिस्टलीय वाटर 2। इसको हमने हाइड्रेट समावयवी नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि हाइड्रेट समावयवता आयनन समावयवता का स्पेशल केस है। मतलब आयंस तो होने ही चाहिए। आयनन समावयवता कब होगी? जब आयंस होंगे। तो आप कहोगे नहीं आयन तो ही नहीं, तो जब आयन ही नहीं है तो फिर मैं हाइड्रेट समावयवता कैसे मानूं? तो इसको हाइड्रेट समावयवी नहीं मानना है। क्लियर? तो ये इन 3 रूपों में मिलेगा और ये कलर्स हमने बताया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो पहला आपका आयनन क्लियर, हाइड्रेट क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों लिंकेज आइसोमरिज्म, बंधन समावयवता। तो बच्चों ऐसे संकुल जिनमें उभय दंतुक लिगेंड पाया जाता है, बंधन समावयवता दर्शाते हैं। कैसे? तो बच्चों देखो, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आपको उभय दंतुक लिगेंड बताना है। उभय दंतुक लिगेंड होना ही चाहिए। तो हम कहेंगे अच्छा जैसे साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, NO2 है नाइट्रो और ONO है नाइट्रीटो, इस तरह से। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स मैंने ये लिख दिया, मान लो CO NH3 NO2 और बाहर है Cl2। और दूसरा इसका समावयवी मैंने ऐसे लिख दिया, देखो CO NH3 ONO और Cl2। अब तुम्हें लगेगा फर्क क्या है? तो फर्क तो हमें साफ नजर आ रहा है। देखो दोनों संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है और ऑक्सीकरण अवस्था निकालने जाओगे तो ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट की +3 आएगी। ठीक है, तो तुम कहोगे कोबाल्ट इधर भी है, कोबाल्ट इधर भी। अब यहाँ 5 अमोनिया एज अ लीगेंड उपस्थित है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल 5 अमोनिया जो है वो लीगेंड के रूप में है। ठीक है, तो 5 अमोनिया लीगेंड है। सेम चीज तो यहाँ पे भी है, उधर भी 5 अमोनिया जो है वो लीगेंड के रूप में है। ठीक है भाई, 5 अमोनिया एज अ लीगेंड। ठीक, अब ध्यान से देखो, पहले संकुल में क्या लग रहा है बच्चे? तो तुम्हें लगेगा पहले संकुल में NO2 जो है नाइट्रो, ये हमारा लीगेंड है, वहां ONO, तो ONO भी है तो नाइट्रो। लेकिन बच्चों लिंकेज है ना, लिंकेज मतलब बंधन, तो तुम देखोगे यहां जो बंधन है नाइट्रो NO2, तो बेटा यहाँ कनेक्शन N से, और यहाँ दूसरा वाला जो संकुल है वहां कनेक्शन O से है। ठीक है, तो लिंक है ना, यहाँ क्या लिखूं? बंधन नाइट्रोजन द्वारा। ठीक है, बंधन जो है वो नाइट्रोजन द्वारा है, और वहां देखो तो हम कहेंगे बंधन जो है वो ऑक्सीजन द्वारा है, O द्वारा, ऑक्सीजन एटम द्वारा। तो आपने क्या लिखा? आपने पहले ही बता दिया कि ऐसे संकुल जिनमें उभय दंतुक लिगेंड होगा। उभय दंतुक लिगेंड याद है ना, जो लिगेंड तो एक ही है, जिसमें 2 डोनर साइट है, जिसमें 2 दाता परमाणु है, लेकिन एक टाइम एक ही जना डोनेट करता है। जैसे NO2 लिया तो बच्चों डोनर एटम नाइट्रोजन है, और ONO लिया तो डोनर एटम क्या है? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बच्चों एक साइंटिस्ट था जॉर्ज जेन्सन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो हम कहेंगे जॉर्ज जेन्सन ने बताया
कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 NO2 है ना, 2 रूपों में पाया जाता है। बाहर Cl2 भी लिख दो, ठीक है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 रूपों में पाया जाता है। अब कैसे, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे, आयंस तो है नहीं, देखो आयनन समावेश तो बोलोगे नहीं भाई वही 2 क्लोराइड देगा, वही 2 क्लोराइड देगा, तो आयनों की प्रकृति भी सेम है और आयनों की संख्या भी सेम है ना। लेकिन ये कह रहा है कि देखो जहां तुमने लिंकेज क्या किया है NO2 से, जहां आपने लिंकेज NO2 से किया है, N से किया है, ये येलो कलर का है, ठीक है, और वहां देखो दूसरे वाले में तुमने क्या किया है, लिंकेज ऑक्सीजन से किया है, तो बच्चों ये रेड कलर का है। तो जॉर्जेनसन का मानना है कि भाई फॉर्मूला तो सेम लग रहा है, आयन भी सेम है, टेस्ट देखोगे ना तो टेस्ट सेम। अब जल के अणु भी नहीं है जो हम देखेंगे भी प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है या 2 रूपों में पाया जाता है, रंग क्यों अलग आ रहा है, विलायक तो कुछ भी नहीं है, तो विलायक समावयवता नहीं हुई, विलायक योजन नहीं हुई, हाइड्रेट नहीं हुई, आयनन नहीं हुई, है ना। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, तो बच्चों अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो NO2 लिगेंड माना जाएगा, कलर इसका येलो है, बाद में साबित भी हो जाएगा कि येलो कलर क्यों होता है, और यहाँ ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो कलर कैसा हो गया, तो हम कहेंगे रेड। तो बंधन समावयवता इंग्लिश में लिखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना, इन समावयवियों में बॉन्डिंग साइट लिंकेज जो है वो अलग अलग होता है, समझे मेरी बात। इन समावयवों में क्या होगा, तो दोनों रूपों में या दोनों समावयवियों में लिंक जो है, बंधन जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो अलग अलग एटम के थ्रू बनता है ना। तो उभय दंतुक लिगेंड के अलग अलग परमाणुओं द्वारा उपसह संयोजक बंध बनता है, इसे हम कहते हैं बंधन समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर, पहली आयोनाइजेशन, दूसरी हाइड्रेट, तीसरी कोऑर्डिनेशन। एक बार सारी शो कर देते हैं, देखो वापस रिवाइज करा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया समावयवता, तो हम कहेंगे समावयवता तो हमारा क्लियर है ना, अणु सूत्र हमारा सेम होना चाहिए, बस फर्क क्या होगा, तो हम कहेंगे फर्क होगा इनके परमाणुओं की व्यवस्था में। अब संरचना या त्रिविम आकाश में व्यवस्था, तो बच्चे अगर संरचना भिन्न भिन्न है तो संरचनात्मक समावयवता, और अगर क्या है तो हम कहेंगे अगर 3D में अरेंजमेंट ही डिफरेंट है तो हम कहेंगे त्रिविम समावयवता। ओके, फिर संरचनात्मक हमारे पास कितने टाइप की है, तो हम कहेंगे आयनन पढ़ ली हमने, हाइड्रेट भी पढ़ ली, बंधन भी पढ़ ली, लास्ट है समन्वयी समावयवता, जिसको हमें डिस्कस करना है। इसको हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे, ज्यामिति और ध्रुवण। आयनन में क्या होगा, तो हम कहेंगे अणु सूत्र समान है, बस आयन अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग आएगा, है ना। और हाइड्रेट में क्या होगा, ये दोनों उसी के उदाहरण है। हाइड्रेट में क्या होगा, तो हम कहेंगे हाइड्रेट भी आयनन समावयवता का विशेष रूप है। यहाँ पे हाइड्रेट यानी विलायक मान लो, तो विलायक एक बार लीगेंड के रूप में उपस्थित होगा और दूसरी बार तो हम कहेंगे दूसरे समावयवी में क्रिस्टल जालक में मुक्त, है ना, क्रिस्टलीय जल के रूप में या मुक्त अवस्था में उपस्थित होगा। हाइड्रेट समावयवता आयनन समावयवता का विशेष प्रकार। सभी हाइड्रेट समावयवी आयनन समावयवी होंगे, लेकिन सभी आयनन समावयवी हाइड्रेट समावयवी नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। फिर हमने CrCl3.6H2O को डिस्कस किया, नेचर में ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ देखो आयनों की संख्या अलग अलग आ रही है, इसलिए अगर एग्जाम में दिया हुआ है आयनन समावयवी और हाइड्रेट ऑप्शन ही नहीं है तो वो भी सही है, गड़बड़ मत करे आना। हाइड्रेट तो है ही, लेकिन हाइड्रेट किसका विशेष प्रकार है, तो हम कहेंगे आयनन का, और ऑप्शन में हाइड्रेट हटा दे तो कोई बात नहीं, आयनन लिखे आना सही माना जाएगा क्योंकि आयनों की संख्या अलग अलग है। उसके बाद में तो लिंकेज बंधन समावयवता, तो हमें उभय दंतुक लिगेंड चाहिए, अगर उभय दंतुक लिगेंड है तो बंधन समावयवता होगी, पक्का है। लिंक जो है ना, बंधन जो है वो अलग अलग होगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, ये प्रकृति में 2 रूपों में पाया जाता है, ठीक है भाई, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसह संयोजक समावयवता, है ना, उपसह संयोजन समावयवता, समन्वयी समावयवता। अब देखो ये समावयवता तभी होगी जब डबल कॉम्प्लेक्स होगा। डबल कॉम्प्लेक्स मतलब संकुल धन आयन होगा और संकुल ही ऋण आयन होगा, ठीक है। अब बच्चों वे संकुल जिनके अणु सूत्र समान होते हैं
परंतु धन आयनिक और ऋण आयनिक संकुल आयन में भिन्न भिन्न लीगेंड होते हैं। मतलब डबल कॉम्प्लेक्स संकुल धनायन और संकुल ऋणायन, इसको तुम लीगेंड एक्सचेंज आइसोमेरिज्म भी बोलो, है ना। कैसे तो भी बता रही हूँ। तो देखो ये समावयवता तब होगी जब संकुल यौगिक में धनायन और ऋण आयन दोनों क्या होते हैं, संकुल अवस्था में होते हैं। इसे लीगेंड एक्सचेंज आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अभी कैसे समझाओ उसको। तो देखो मान लो तुम्हारे पास ये कॉम्प्लेक्स है CO NH3 है ना, और दूसरा है Cr CN6। ठीक है, तो देखो धातु अलग अलग है ना, इधर कोबाल्ट है और उधर क्या है, क्रोमियम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन, कोबाल्ट का समन्वय अमोनिया के साथ है, क्रोमियम का समन्वय साइनाइड के साथ है। ठीक है, अब लीगेंड एक्सचेंज है ना, दूसरा समावय भी ऐसा बनाना है कि इनका समन्वय ही आपस में बदल जाए। तो देखो बुक में लिखा है लीगेंड एक्सचेंज मतलब साइनाइड इधर ले आओ अमोनिया इधर ले आओ, तो सही है। कोबाल्ट का समन्वय साइनाइड से करना है और क्रोमियम का समन्वय किससे करना है, अमोनिया से करना है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम लीगेंड आगे पीछे कर लोगे तो संकुल ऋणायन आगे हो जाएगा, संकुल धनायन पीछे हो जाएगा, तो फिर तुम्हें संकुल घुमाना पड़ेगा, तो ऐसे तुम उलझ जाओगे। तो तुम लीगेंड एक्सचेंज की जगह मेटल एक्सचेंज कर देना। बात तो एक ही है भैया, एक्स वाई से जुड़ा है ना, और वहाँ Z जो है वो A से जुड़ा है। अब मुझे उल्टा करना है, X को A से कनेक्ट करना है और Y को Z से कनेक्ट करना है। अब कैसे भी कर लूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे मैं X और Z को हिलाऊं, चाहे मैं Y और A को हिलाऊं, फ़र्क क्या पड़ता है ना। तो तुम्हें इन शॉर्ट इतना कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें मेटल एक्सचेंज करना है। ठीक है, लीगेंड एक्सचेंज मत करना, आगे वाला संकुल माइनस हो जाएगा, पीछे वाला संकुल प्लस हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए तो तुम धातु ही कोई बदल दो, तो भाई क्रोमियम यहाँ लिया, तो इस बार हम कहेंगे क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन अमोनिया के साथ है और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन तो साइनाइड के साथ है, तो ये प्लस ही रहेगा ये माइनस रहेगा, फर्क क्या। तो ये दोनों आपस में क्या है, तो भाई ये दोनों आपस में समन्वय समावयवी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, समन्वय समावयवी है। क्लियर, तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। कौन कौन सी समावयवता होती है, तो हम कहेंगे आयनन, आयन से अलग अलग दिखेंगे, हाइड्रेट जल का अणु दिख जाएगा, बंधन तो हम कहेंगे बंधन में उभय तंतुक लीगेंड दिख जाएगा, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो डबल कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा। तो डबल कॉम्प्लेक्स दिख जाए तो तुम बोल देना कि ये क्या है, तो ये समन्वय समावयव। अब एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल इसमें और चलता है, वो कुछ ऐसा है, मान लो देखो तुम्हारे पास ये है प्लैटिनम NH3 और प्लैटिनम Cl4। तो अब तुम्हें लगेगा मैडम मेटल एक्सचेंज करूँ चाहे लीगेंड एक्सचेंज करूँ सेम ही आएगा, Cl इधर भेज दूँ अमोनिया इधर भेज दूँ, या प्लैटिनम प्लैटिनम कैसे एक्सचेंज करूँ, सही एक ही। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा समावयवी, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा, सारे लीगेंड क्यों एक्सचेंज कर रहे हो, सारे लीगेंड एक्सचेंज करने को कहाँ बोला है ना, आप ऐसा भी तो कर सकते थे। इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम कहेंगे यहाँ प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन 4 अमोनिया के साथ, यहाँ प्लैटिनम का समन्वय 4 Cl के साथ है। अब आपने बदल दिया तो यहाँ प्लैटिनम का समन्वय 2 अमोनिया 2 Cl, और इस प्लैटिनम का समन्वय 2 अमोनिया और 2 Cl, तो हम कहेंगे तो कुछ ऐसा है। तो बच्चे ये आपस में क्या माने जाएंगे, तो हम कहेंगे ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, समन्वय समावयवी है। पहचानेंगे कैसे, तो पहचानेंगे हम डबल कॉम्प्लेक्स से। अगर संकुल जो है वो डबल दिया हुआ हो, बस तुम्हें मेटल एक्सचेंज करना है, लिखने वाले लिख दो लीगेंड एक्सचेंज है, लेकिन तुम्हें मेटल एक्सचेंज करना है, बिल्कुल कहीं गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइसोमेरिज्म सारी समझ में आ गई, संरचनात्मक वाली है ना। हम कहेंगे आयनन, हाइड्रेट, बंधन और कोऑर्डिनेशन। आई थिंक ये सारा लेक्चर मैं तुम्हारे को अच्छे से समझ में आ गया, सारे एग्जाम्पल्स हमने दे दिए हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो क्या करोगी, कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको ले लिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो रिप्लाई दे देंगे, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।